हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 36 अव्यांस जेलसी। तमिलनाडु। शाम हो चुकी थी। अव्यान अपने फोन पर कुछ कर रहा था, तभी पैरों के पायल की आवाज से उसका ध्यान फोन से हटकर सामने की ओर जाता है। अव्या न सामने जैसे ही देखता है तो मानो उसका धड़कन एक पल के लिए रुक ही जाता है। सहस्त्रा इस वक्त भरतनाट्यम गेटअप में रेडी थी। रेड और येलो कलर की मिस्ट साड़ी, बालों का बन बना हुआ बन में लगे सफेद फूल, कानों में न ज्यादा छोटी न ज्यादा बड़ी इयररिंग्स, कमर में कमरबंद जो बेल्ट की तरह लगी थी, माथे पर माँ गटिका, नाक में नथनी, पैरों पर पायल, गले में हार, थोड़ा मेकअप और होठों पर हल्की गुलाबी कलर की लिपस्टिक। उसका पूरे शरीर सोना जैसा चमक रहा था। अव्यान सहस्त्रा को आते हुए देख ही रहा था जब सहस्त्रा का ध्यान कहीं और था, लेकिन जैसे ही सहस्त्रा अव्यान को देखती है, अव्यान नजरें हटाकर फिर एक बार फोन में देखने लगता है। इस वक्त वो लोग डांस परफॉर्म वाली जगह पर ही मौजूद थे। सहस्त्रा अपने आप को ऊपर से नीचे देखती है, फिर अव्यान को। उसे अव्यान से पूछने की चाह थी कि वह कैसी लग रही है, लेकिन उसे पता था उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देने वाला और न ही कोई कम्प्लीमेंट देगा, इसलिए वह न पूछना ही बेहतर समझती है। पर इस फैसले पर उसे थोड़ी मायूसी होती है। स्टेज पर नाम बुलाया जा रहा था, जिसे सुन सहस्त्रा एकदम से झुककर अव्यान के पैर छू लेती है। उसे आज बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि आज अव्यान भी उसका शो देखने वाला था। जब पहले वह स्टेज पर परफॉर्म करती थी तो हिमांशु और दिया का पैर छुआ करती थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों इस बार नहीं आ पाए। सहस्त्रा के ऐसे झुककर पैर छूने से अव्यान कोई रिएक्ट नहीं करता, वह उसे देखता तक नहीं। फिर सहस्त्रा भी उठती और वहां से जाने लगती। सहस्त्रा कुछ दूरी चलने के बाद मुड़कर फिर से अव्यान को देखती, जो वैसा का वैसा ही खड़ा था। ये देख सहस्त्रा उदासी से पलटकर जाने लगती है। जैसे ही वह पलटती, अव्यान अब सहस्त्रा को देखने लगता है। कुछ दूरी चलते ही वह रोनी से आमने सामने आ जाती है। रोनी सहस्त्रा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी आप तो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर सहस्त्रा हल्का मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसकी खुशी तो अपने पति के मुंह से ये सुनना था। रोनी सहस्त्रा का एक फोटो भी क्लिक कर लेता है। सहस्त्रा रोनी से मिलकर अब स्टेज की ओर बढ़ जाती है। स्टेज पर पहुंचकर सहस्त्रा कुछ पल चारों ओर देखती है। चारों ओर की लोगों की भीड़ इस कदर थी जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खी होती है, मतलब लोग और के अलावा चारों ओर कुछ भी नहीं दिख रही थी। सहस्त्रा सभी को देखकर प्रणाम करती है। कुछ पल में ही संगीत को सहारा देते यंत्र को थोड़ी दूर पर बैठे लोग बजाने लगते हैं। सहस्त्रा नृत्य शुरू करती है और सभी बड़े चाव से खुद होकर नृत्य का आनंद लेने लगते हैं। सहस्त्रा के इस गेटअप में नहीं सहस्त्रा का मंगलसूत्र दिख रहा था और नहीं मांग में सिंदूर। वह इस वक्त कुंवारी कन्या लग रही थी। उसी भीड़ में शामिल सितारा अपने दोस्त को देखकर बोलती है, यार सच में मुझे न इसका डांस बहुत पसंद है और मेरे माँ पापा को भी बहुत पसंद है। इतना अच्छा नाचती है, मैं तो इससे पर्सनली मिलकर बात करना चाहती हूँ और उसकी खूबसूरती देखी है। ओह गॉड, जिससे भी शादी करेगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगी। काश यार मुझे भी ऐसा सुंदर सा चेहरा मिल जाता। बोलते ही वह सहस्त्रा के नृत्य को ही देख रही थी। उसकी दोस्त सहस्त्रा को देखते हुए कहती है, बोल तो तू सही रही है यार, जितना खूबसूरत चेहरा उतनी खूबसूरत उसका नृत्य। सितारा भी सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाती है। अव्यान भी पहली सीट पर बैठा सहस्त्रा का डांस देख रहा था। उसने इस वक्त अपने मुंह पर मास्क लगाया था और आंखों में सनग्लासेस। अव्यान इस वक्त ब्लैक बिजनेस सूट में मौजूद था। उसकी पर्सनैलिटी इस कदर थी, वह भले खुद को ढक चुका था पर लड़कियों की नजरें बस उस पर ही थी। अव्यान जाना माना बिजनेसमैन था, जिसे सब जानते तो थे, पर किसी को उसके चेहरे की खबर ना थी। पर फिर भी वह रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने खुद को ढक रखा था। सहस्त्रा का परफॉर्मेंस 1 घंटे बाद खत्म होता है। परफॉर्म खत्म होते ही सब तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। सहस्त्रा फिर एक बार प्रणाम करती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। कुछ ही देर में स्टेज पर जीतने वाले को बुलाने के लिए एक लड़का माइक लिए खड़ा हो जाता है। वह सबकी ओर देखते हुए कहता है, ये नृत्य सालों से आप सब देखते आ रहे हैं। पहले शुरुआत में एक नृत्यक था जो हमेशा इस प्रतियोगिता का विजेता होता था। आज बहुत दिन बाद वो भी इस सभा में शामिल हुए हैं, जिनका नाम है धनुष नायडू। बोलते ही सब ताली बजाते हैं। एक लड़का जो 23 साल का लग रहा था, वह स्टेज पर उसी गेटअप मतलब भरतनाट्यम वाल गेटअप में आता है। माइक लिए खड़ा लड़का कहता है, इसी विजेता के हाथों आज के विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी ने सारे नृत्य को देखा और परखा। सबसे खूबसूरत नृत्य के माध्यम से आज के विजेता है सहस्त्रा। जैसे ही सारे लोग ये नाम सुनते हैं, तालियों की जैसे बारिश होने लगती है। सहस्त्रा
फिर एक बार स्टेज पर चढ़ती है धनुष नायडू। मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को ट्रॉफी देते हैं जो सोने का था। सहस्त्रा उससे नमस्कार करती है पर धनुष नमस्कार के साथ अपना हाथ भी बढ़ा देता है। सहस्त्रा न चाहते हुए भी हाथ मिला लेती है। जैसे ही अव्यान ये देखता है उसकी पकड़ सोफे पर कस जाती है। धनुष खुद माइक लेकर सबकी ओर देखते हुए कहता है, जब मैं स्टेज पर परफॉर्म किया करता था उस वक्त मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी और आज मुझे मिस सहस्त्रा के साथ मिलकर उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है। उसके नृत्य को देखकर मैं सच में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। इतना बोलते ही वह सहस्त्रा की ओर मुड़ता है। धनुष सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, मिस सहस्त्रा, मैं चाहता हूँ कि बस एक बार मैं आपके साथ नृत्य करूँ, क्या आप इसके लिए सहमत हैं? ये सुनते ही सहस्त्रा की नज़र सीधे अव्यान पर चली जाती है जो अब दूसरी ओर देख रहा था। पब्लिक की भी डिमांड यही होती है कि सहस्त्रा धनुष के साथ नृत्य करे। सहस्त्रा मना करना चाहती थी लेकिन वह मना नहीं कर पाती, इसलिए वह धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। उसके फैसले से फिर एक बार ताली बजती है। अब स्टेज पर संगीत शुरू होता है और दोनों ही नृत्य करने लगते हैं। कुछ देर तक तो शांति से नृत्य होती रहती है पर कुछ सटेप ऐसे आते हैं जिसमें धन छोटे उषा सहस्त्रा के कमर को पकड़ लेता है। ये देखकर जैसे अव्यान का गुस्सा फूट सा जाता है। हालांकि वह गुस्सा नहीं दिखाता पर उसके एक्शन से सब पता चलता है उसकी नसें उभरने लगी थी। कुछ ही पल में धनुष और सहस्त्रा एकदम से सज जाते हैं। वह दोनों जैसे ही सज जाते हैं वैसे ही अव्यान झट से अपने जगह से खड़ा हो जाता है। अव्यान से जैसे अब बर्दाश्त ही न हो रहा हो। रोनी तो अव्यान को देख मुस्कुराने लगता है। अचानक ही अव्यान अपनी जगह से स्टेज की ओर बढ़ता है। अव्यान को अपनी तरफ आते हुए सहस्त्रा भी अचानक देख लेती है लेकिन वह रुकती नहीं है। अव्यान स्टेज पर चढ़ता है और एकदम से सहस्त्रा के सामने खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा भी रुककर अव्यान को देखने लगती है। एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा सा छा जाता है। यहाँ तक सभी तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। अव्यान एकदम से सहस्त्रा का हाथ पकड़ता है और स्टेज से तेज कदमों से लेकर जाने लगता है। पूरे पब्लिक में शोर होने लगती है। वहीं सितारा अव्यान को पहचानने की कोशिश करते हुए बहुत गौर से उसे देख रही थी। रोनी की तो अव्यान की जेलसी देख हंसी छूट जाती है। सहस्त्रा की नजरें चारों ओर देख रही थी। वह अव्यान से बार बार छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहे जा रही थी, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अव्यान का तो जैसे सुनने का कोई इरादा नहीं था। अव्यान और सहस्त्रा अब खाली सी जगह में पहुंच जाते हैं। सहस्त्रा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। उसकी ये बात सुनते ही अव्यान खड़ा होकर एकदम से सहस्त्रा को अपनी ओर खींच लेता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। अव्यान के अचानक ऐसे करने से सहस्त्रा अव्यान से पूरी तरह से सज जाती है और इस कदर सटने से उसके हाथ अव्यान के सीने पर चले जाते हैं। सहस्त्रा का दिल बहुत जोरों से धड़क उठता है। वह असमंजस भरे चेहरे के साथ अव्यान को सिर उठाए देखने लगती है। अव्यान की आंखें अब भी उस ब्लैक कलर के सनग्लासेस में छुपी हुई थी। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। सहस्त्रा अव्यान की आंखों को देखने की कोशिश कर रही थी और अव्यान सहस्त्रा की आंखों में देख रहा। दोनों के बीच बिल्कुल शांति सी छा जाती है। कुछ पल दोनों अपने में खोए ही रह जाते हैं। तभी कुछ लोगों की आवाज से सहस्त्रा का ध्यान उस ओर चला जाता है। ऐसा करते हुए वह थोड़ा पीछे होती पर अचानक ही अव्यान सहस्त्रा की कमर को दोनों तरफ से पकड़कर खींच लेता है, जैसे सहस्त्रा उससे कितनी दूर भाग रही हो। वही अव्यान के ऐसे खींचते ही अव्यान और सहस्त्रा के बीच में जो थोड़ी हवा जाने की जगह थी वह भी खत्म हो जाती है। अव्यान सहस्त्रा के पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा लेता है और उसे इतना करीब कर लेता है कि सहस्त्रा के दिल की धड़कन जो धड़क रही थी वह तक अव्यान को महसूस हो रही थी। अव्यान अपनी करीबी बढ़ाते हुए उन सारे छुवन को अपने दिमाग से हटाना चाहता था जो स्टेज पर उसने देखा था। वह सहस्त्रा पर धनुष के हर एक छुवन को खुद करीब होकर मिटा ना चाहता था, पर उसे न पता उसके ऐसा करने से सहस्त्रा की हालत खराब हो रही थी। उसका तो दिल धड़क धड़क कर बुरा हाल हो चुका था। सहस्त्रा ने अव्यान के इतने करीब होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। दोनों इस कदर एक दूसरे से सटे हुए थे जैसे दोनों एक ही शरीर हो। दिलों का धड़कना, नजरों का मिलना ऐसे ही कब तक चलता रहा, इससे दोनों ही बेखबर थे। वही रोनी स्टेज के सारे मामले को निपटाकर बाहर आता है। वह इधर उधर देखते हुए दोनों को खोजने की कोशिश कर रहा था। ढूंढते ढूंढते उसके कदम अव्यान और सहस्त्रा की ओर जाने लगती है। कदमों की आहट से सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए कहती है, कोई आ रहा था, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। सहस्त्रा के छोड़ने की बात सुनकर अव्यान अपने एक हाथ से सहस्त्रा की कमर को कसकर पकड़ लेता है। सहस्त्रा उसे दूर करने को कह रही थी तो वहीं अव्यान सहस्त्रा को और करीब करता जा रहा था। अव्यान के दिमाग में अब तक स्टेज की घटना चल रही थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सहस्त्रा अव्यान के इस हरकत से उसे एकटक देखने लगती है और मन ही मन कहती है, आखिर इन्हें हुआ क्या है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें मेरे और मिस्टर धनुष के नृत्य से बुरा लगा?
लेकिन क्यों? सहस्त्रा अपने ही सवालों से पूरी तरह से घिरे रह जाती हैं। सहस्त्रा को ये सवाल आए भी क्यों नहीं। उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिससे सहस्त्रा ये समझ सके कि अव्यान को उसका दूसरे के करीब जाना पसंद नहीं है, और न दोनों के बीच कभी बात हुई तो अभी जो हो रहा था वह सहस्त्रा क्या समझे। सहस्त्र सवालों से घिरी रही वही रोनी भी उनकी ओर पहुंच गया। रोनी दोनों को इस तरह देखकर तुरंत पीट करके खड़ा हो जाता है और तेज कदमों से वहां से चला जाता है। बहुत देर ऐसे ही बीत जाते हैं। सहस्त्रा हिम्मत करके धीरे से कहती है, हमें भूख लगी है। ये बोलते ही वह लगातार सनग्लासेस से छुपे अव्यान के आंखों को देखने की कोशिश करने लगती है। अव्यान की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। वह सहस्त्रा के पैरों को अपने पैरों के बीच से अलग करता है, फिर उसे अच्छी तरह से खड़ा करके उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा बस अव्यान के द्वारा पकड़े हुए हाथ को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ आव्या स्वर्णा से फोन पर बात करते हुए सक्सेना हाउस पहुंचती है। आव्या फोन पर, तो अब आने का कोई प्लान नहीं है अर्ना? उधर से स्वर्णा कहती है, नहीं दी, मैं सोच रही हूँ मैं बाकी की पढ़ाई भी यहीं कंप्लीट कर लूँ और कंप्लीट होते ही मैं सबके साथ मिलूंगी। दी वो बोलते ही स्वर्णा थोड़ा हिचकिचाने लगती है। आव्या उसकी हिचकिचाहट सुन एक जगह खड़ी हो जाती है। आव्या स्वर्णा के बातों को जानने की कोशिश करते हुए कहती है, बोलो अर्ना, क्या बात है? स्वर्णा अपने उंगलियों को फंसाते हुए कहती है, क्या मेरे डैडू और मिमी भी जिंदा है? मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ दी। हाँ सुनते ही आव्या के आंखों में दर्द उभरने लगता है। आव्या खुद को संभालते हुए कहती है, अर्ना, अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना और ज्यादा मस्ती मत करना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलते ही आव्या कॉल कट करती है, क्योंकि अगर वह और स्वर्णा से बात करने लगती है तो कुछ ही पल में स्वर्णा के रोने की आवाज आती। स्वर्णा बिल्कुल स्वरा पर गई थी, बिल्कुल बच्ची तुरंत रोने लगती थी। आव्या ने उसे बचपन में किस तरह संभाला था वह वही जानती है। आव्या अपनी आंखों में बसी दर्द को छुपाती है और आगे बढ़ने लगती है। कुछ कदम बढ़ते ही आव्या और विक्रम आमने सामने आ जाते हैं। आव्या विक्रम को देखते ही कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने आपको यहाँ से पहले कहीं और देखा है। विक्रम एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुमने मुझे एयरपोर्ट में देखा था जब तुम लोग सब यहाँ पटना कदम रखे थे। आव्या सोचती लगती है तो उसे ये याद आता है कि ये वही था जिससे वह एयरपोर्ट में टकराई थी। आव्या ये याद आते ही कहती है, हाँ याद आया, लेकिन उस वक्त आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? ओह, शायद आप हमें पहचाने नहीं होंगे। विक्रम आव्या को जवाब देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आदित्य को देखते ही तुम सबको पहचान लिया था। और रही बात, मैंने तुम सभी को यह नहीं बताया कि काव्या और अव्यान यहाँ है, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि आदित्य और काव्या मिले। विक्रम की बात सुनते ही आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो बड़ी यह है, लेकिन जब उसे विक्रम की सारे बातों का मतलब समझ आता है तो वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। 37 आई लव माई हनी ध्वंश सूर्यवंशी। विक्रम आव्या के चेहरे को कुछ पल देखता है, फिर कहता है, अव्यान को यही लगता है, पर मेरी सोच ऐसी नहीं है। अगर मुझे दोनों को अलग करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। मेरी भी एक बेटी है, उस दिन एयरपोर्ट पर मेरी बेटी थी। अगर मैं उस वक्त तुम लोगों को बता देता तो विनी को पता चल जाता कि जिसे वह अपनी मां मान रही है वह असल में उसकी मां नहीं है। आव्या विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। आव्या शक की निगाहों से अब भी विक्रम को देख रही थी। हालांकि उसे विक्रम के बारे में ध्रुवंश और श्रेष्ठा ने बता दिया था, उसे ये जानकर विक्रम के लिए बुरा भी लगा था, पर विक्रम के एक्सप्लेनेशन से वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। विक्रम जब ये देखता है कि आव्या उस पर विश्वास नहीं कर रही है तो वह एकदम से कहता है, तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे मन में तुम लोगों के लिए ऐसी कोई खोट नहीं है। काव्या बस नित्या की बहन है जो बिल्कुल नित्या जैसी दिखती है, और मैं उसके चेहरे में बस नित्या को ढूंढता हूँ। आव्या उसके इन बातों को सुनकर कहती है, मैं भी आपसे बस यही चाहती हूँ कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मम्मा डैडा अलग हो जाएं। 18 साल बहुत थे उनके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए तड़पे हैं। अब और नहीं, प्लीज मैं उन्हें अलग होता हुआ नहीं देख सकती। बोलते हुए आव्या के आंखों में नमी सी छा जाती है। आव्या विक्रम के सामने अपने हाथ तक जोड़ लेती है। आव्या ने भी उनके दर्दों को दिल से महसूस किया था, जो मौत से भी दर्दनाक था। विक्रम आव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, जब मुझे पता चला था कि काव्या की वजह से नित्या की जान गई है तब मैंने दोनों को अलग करने की सोची थी, पर 2 वजहों से मैंने उन्हें अलग नहीं किया। पहला, उनका शिद्दत भरा प्यार देखकर, और दूसरा जब मुझे पता चला काव्या प्रेग्नेंट है, और अब तो उन्हें अलग करने का सवाल ही नहीं उठता। बोलते ही विक्रम आव्या के आंखों में देखने लगता है। आव्या भी विक्रम के आंखों में एक सच्चाई देख पा रही थी जिससे उसे बहुत सुख भरा अनुभव होता है। आव्या विक्रम के हाथों में हाथ रखकर कहती है, प्रॉमिस। आव्या के प्रॉमिस बोलने से विक्रम आव्या के सिर पर हाथ रखे कहता है,
प्रॉमिस। ये सुनते ही आव्या जल्दी से विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम आव्या के बच्चों वाली हरकत को देखकर उसके पीठ को सहलाते हुए मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद आव्या उससे अलग होती है और अपना एक हाथ बढ़ाकर कहती है, तो क्या हम अब से दोस्त बन सकते हैं? विक्रम हंसते हुए आव्या से हाथ मिलाते हुए कहता है, हाँ जरूर। कुछ देर तक आव्या विक्रम के साथ रहती है, फिर आदित्य और काव्या के रूम में जाती है। आव्या अंदर जाकर देखती है तो आदित्य काव्या का हाथ पकड़ उससे बातें कर रहा था। आदित्य हल्का नॉर्मल बिहेव करने लगा था, लेकिन उस हादसे से निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं था, इसलिए उसका पागलपन कभी भी उभर कर आ जाता है। भले वो कुछ भी करे लेकिन काव्या को चोट नहीं पहुंचाता। आव्या बेड पर बैठते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं डैडा? आदित्य आव्या को देखते हुए जवाब देता है, मैं वाइफी से बात कर रहा हूँ, लेकिन वाइफी मुझसे बात नहीं कर रही है। आव्या ये सुनकर काव्या को देखती है, जिसकी आंखें खुली थी। काव्या के हालत पर बहुत धीरे धीरे सुधार हो रहा था। आव्या काव्या के आंखों को हाथों से बड़ा करके देखती है, फिर कहती है, मम्मा अब आपको देख पा रही है डैडा और आपके बातों को सुन भी रही है। काव्या ने पहले आंख जरूर खोली थी पर वह देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब वह देख पा रही थी। आदित्य जब आव्या की बातें सुनता है तो काव्या को देखने लगता है। आव्या कुछ देर तक आदित्य से बात करती है, फिर ध्रुव और श्रेष्ठा के कमरे में जाती है। आव्या कमरे के अंदर जाकर देखती है तो ध्रुव के सीने से लगी हुई श्रेष्ठा ध्रुव से बात कर रही थी। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर बार बार चूम रहा था। आव्या आगे बढ़कर बेड पर बैठकर कहती है, तो कैसे हो माय ओल्ड जनरेशन लव बर्ड्स? आवाज सुनते ही श्रेष्ठा उठने लगती है, पर ध्रुव उसे उठने नहीं देता। आव्या हंसते हुए कहती है, डैड आप सच में इतने सालों में भी नहीं बदले, और मॉम आप भी। जब डैड जैसा हस्बैंड हो तो ऐसे उनसे दूर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरती है तो ध्रुव कहता है, बेबी सबको पता है कि मैं किस टाइप का हूँ, लेकिन तुम तो कभी समझती ही नहीं। अब हम हस्बैंड वाइफ है तो हमारे बीच ये सब तो नॉर्मल बात है, एंड अगर इससे भी आगे बढ़कर कुछ करे तो भी क्या फर्क पड़ता है? आव्या ध्रुव का साथ देते हुए कहती है, यस मॉम डैड सही कह रहे हैं, बट जब वो सब करो तो दरवाजा लॉक करना भूल मत जाना। श्रेष्ठा आव्या को घूरने लगती है, जो शरारत से मुस्कुरा रही थी। श्रेष्ठा आव्या को बुरी तरह घूरते हुए कहती है, अंश के साथ रह रहकर तुम भी ऐसी बन गई हो, थोड़ा भी शर्म वरम है कि नहीं? श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव और आव्या दोनों एक साथ बोलते हैं, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बोलते ही दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और हंसने लगते हैं। श्रेष्ठा दोनों के ऐसे हरकत से बुरी तरह से चिढ़ जाती है। कुछ पल तो दोनों श्रेष्ठा को देखकर हंस ही रहे थे, तभी ध्रुव सवाल करता है, लान कहाँ है? कल रात से दिखा ही नहीं। आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, डैड आपको पता है आपके बेटे ने मेरे पूरे 50 कॉल को इग्नोर किया। वो मेरा पहले वाला अंश नहीं रहा जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। ये अंश खड़ूस हो गया है। बोलते ही आव्या उदास सा चेहरा लिए ध्रुव को देखती है। श्रेष्ठा खोई हुई कहती है, वक्त सब कुछ बदल देता है, उस वक्त अंश के साथ सिर्फ तुम थी और अब। आव्या बीच में ही हैरानी से बोलती है, इट्स मीन्स अंश की गर्लफ्रेंड है। आव्या की बात सुन ध्रुव भी श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अंश किसी से प्यार करता है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ वो मुझे कब बताएगा। रात के 12 बजे थे। ध्रुवंश हॉस्पिटल में एक कमरे के बाहर दीवार से सटकर खड़ा था। तभी कमरे के अंदर से एक डॉक्टर आकर बोलता है, आप उनसे मिल सकते हैं। ध्रुवंश एक नज़र डॉक्टर को देखकर कमरे के अंदर चला जाता है। बेड पर इस वक्त धारा हॉस्पिटल गाउन में लेटी हुई थी। ध्रुवंश धीरे धीरे कदम बढ़ाकर धारा के बहुत करीब बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। धारा आंखें बंद करके ही कहती है, बहुत सताया ना मैंने तुम्हें। ध्रुवंश धारा के हाथ को चूमकर झुककर धारा के सिर से अपना सिर जोड़ लेता है। धारा आंखें खोल मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरी पल में भी तुम मेरे साथ होंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और हाँ, मेरे जाने के बाद बेवड़ों की तरह शराब पीकर टल्ली मत रहना। मैं तुम्हें ऊपर से देखूंगी और हो सके तो मुझे एक बुरा सपना समझकर भूल। धारा इतना ही कहती है कि ध्रुवंश उसके होठों को अपने होठों से बंद कर लेता है। ध्रुवंश धारा को अब किस करने लगता है। धारा की पकड़ ध्रुवंश के कंधे पर कस जाती है। 15 मिनट की किस के बाद ध्रुवंश उसके होठों को धीरे से छोड़ देता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। धारा ध्रुवंश के गाल पर हाथ रखे कहती है, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। ध्रुवंश धारा के माथे को बड़े उमकर कहता है, मत जाओ न स्वीट हार्ट। इतना बोलते ही धारा और ध्रुवंश की आंखों से एक साथ आंसू बह जाते हैं। धारा मुस्कुराती है और फिर कहती है, आई लव यू माई हनी। ध्रुवंश सूर्यवंशी वह इतना ही बोलती है कि मशीनों से 2.2
की आवाज आती है। ध्रुवंश धारा को देख लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे होता है क्योंकि वह किस करते वक्त खड़ा हो गया था। ध्रुवंश बेड पर बैठ जाता है। उसे इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को सीने से चीरकर निकाल फेंक दिया हो। ध्रुवंश कुछ पल तो फर्श को देखता रहता है, फिर धारा की ओर देखता है। ध्रुवंश उठकर अपने हाथ बढ़ाए उसकी आंखों को बंद करता है, फिर उसके चेहरे के हर हिस्से को धीरे धीरे चूम लेता है और बहुत धीरे कहता है, आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट। इतना कहते ही ध्रुवंश धारा को गले लगा लेता है, लेकिन इस बार धारा का हाथ बेड पर ही रह जाता है। हमेशा की तरह धारा उसके पीठ पर हाथ नहीं रख पाती। अब ध्रुवंश कब्रिस्तान में था और धारा को जहां दफनाया गया था वहां सिर रखकर लेटा हुआ था। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जैसे कुदरत भी दोनों को बिछड़ते देख रो रहा हो। ध्रुवंश बारिश में ही लेटा था, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी होश न रहा। बारिश होती रही और ध्रुवंश धारा को महसूस करते हुए वही लेटा रहा। दूसरी तरफ बारिश की वजह से फ्लाइट तेलंगाना में लैंड किया गया था। अव्यान, सहस्त्रा और रॉनी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। सहस्त्रा बारिश के पानी को छूने के लिए खिड़की के पास थी। वह बारिश के पानी में खेल रही थी। सहस्त्रा ये सब करते हुए इस वक्त बिल्कुल बच्ची लग रही थी। वैसे भी उसकी उम्र हुई ही कितनी थी। सहस्त्रा अपने धुंध में बारिश के पानी से खेल ही रही थी कि अचानक उसका हाथ पकड़कर अव्यान अंदर करता है और खिड़की को बंद कर देता है, क्योंकि अव्यान बहुत वक्त से सहस्त्रा को ऐसा करता देख रहा था और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर यह कदम उठा लिया। सहस्त्रा मुंह बनाकर कहती है, हमें अच्छा लग रहा था। अव्यान उसकी ओर बिना देखे वहां से चला जाता है। उसे जाता देख सहस्त्रा बुरा सा मुंह बनाए धीरे से कहती है, खड़ूस कहीं के। बोलते ही वह खिड़की के बाहर देखती है। कांच की खिड़की होने की वजह से उसे बारिश का पानी दिख रहा था। अल्पविराम। सहस्त्रा फिर से बारिश के पानी को छूना चाहती थी, पर वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो अव्यान कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह एक नज़र खिड़की की ओर देखकर बेंच पर निराशा से बैठ जाती है। कुछ देर बाद रॉनी सहस्त्रा की ओर खाना बढ़ाते हुए कहता है, भाभी खाना। सहस्त्रा नाराजगी से जवाब देती है, हमें नहीं खाना। बोलते ही वह मुंह फेर लेती है। रॉनी सहस्त्रा को देखता है, फिर एक और देखते हुए आवाज देता है, अव्यान। अव्यान। सुनते ही सहस्त्रा तुरंत रॉनी का लाया खाना पकड़ लेती है और खोलकर खाने लगती है। रॉनी मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को देखता है। कुछ देर बाद बारिश पूरी तरह से शांत हो जाता है। 1 घंटे बाद ही फ्लाइट अपने मंजिल की ओर उड़ने लगती है। सहस्त्रा हल्की भीगी हुई होने की वजह से ठंड से कांप रही थी। उसके हाथ भी अब तक गिले थे। अव्यान एक चादर लेकर सहस्त्रा को अच्छी तरह से कवर कर लेता है। अव्यान सहस्त्रा को कवर करके जा ही रहा था कि तभी सहस्त्रा नींद में ही अव्यान का हाथ पकड़ लेती है। अव्यान पहले सहस्त्रा के हाथ को देखता है, फिर उसके चेहरे को। सोते हुए सहस्त्रा का चेहरा बिल्कुल मासूम बच्ची जैसा लग रहा था। अव्यान धीरे से सहस्त्रा के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता है और वहां से चला जाता है। अव्यान के आते ही रॉनी फोन को देखते हुए कहता है, ध्रुवंश जिससे प्यार करता है, आज ही उसकी कैंसर से डेथ हो गई और ध्रुवंश इस वक्त उसकी दफनाए जगह पर है। रॉनी की बात सुनकर अव्यान प्लेन से टिककर खड़ा होकर आंखें बंद कर लेता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, आज का चैप्टर लिखते वक्त आंखों से आंसू बहते रहे। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को ये मेरी प्लॉट पसंद आए, लेकिन अगर धारा रहती तो उनकी लव स्टोरी बहुत बोरिंग होती। और सबको पता है कि मैं जो करती हूँ उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। काजल ध्रुवंश के टाइप की नहीं है। ध्रुवंश के लिए उसे टक्कर देने वाली आएंगी, जैसे ध्रुव के लिए श्रेष्ठ आई थी। विक्रम। नित्या यानी काव्या के मौसी की बेटी का पति है। नित्या बिल्कुल काव्या जैसी दिखती थी। सितारा। अव्यान की दीवानी है। याद होगा जब विनी की शादी हो रही थी तो मैंने उसे दिखाया था, तब आप सबने कहा था कि हमें कोई सितारा नितारा नहीं चाहिए बल्कि प्रज्ञा चाहिए। आज चैप्टर बहुत छोटा था, कल बड़ा वाला चैप्टर दूंगी। एंड वोट दो यार, आपको कौन सी जोड़ी ज्यादा पसंद है। 38 एक्सीडेंटली किस। सुबह आव्या हॉस्पिटल के लिए पूरी तरह से रेडी थी। वह अपना बैग उठाती है और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलने वाली होती है, तभी वह ध्रुवंश को दरवाजे पर खड़े देखती है, जिसके शर्ट और पैंट पर मिट्टी लगी हुई थी। आव्या ध्रुवंश को ऊपर से नीचे तक देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसे याद आता है कि ध्रुवंश उसे 2 दिन से इग्नोर कर रहा था। उसे जैसे ही यह याद आता है, आव्या साइड से ध्रुवंश को इग्नोर करके निकल आती है। ध्रुवंश अब तक आव्या को देख रहा था, लेकिन जब वह साइड से होकर निकल गई तो ध्रुवंश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आव्या भले साइड से निकल चुकी थी, लेकिन वह पीछे मुड़कर ध्रुवंश को देखती है। जब वह देखती है कि ध्रुवंश उसे पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है तो उसे लगा ध्रुवंश अब भी उसे इग्नोर कर रहा
है, लेकिन उसे क्या पता कि ध्रुवंश तो अपने प्यार के गम में डूबा हुआ है। ये सोचकर कि ध्रुवंश उसे इग्नोर कर रहा है, आव्या भी मुड़कर जाते हुए कहती है, करो इग्नोर, मैं भी बात नहीं करने वाली। बोलते हुए आव्या आगे बढ़ जाती है। ध्रुवंश अपने में खोया हुआ सीधे अंदर चला जाता है। श्रेष्ठा उसे ऐसा देख दूर से ही कहती है, अंश ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। श्रेष्ठा बोलती तो है लेकिन उसके सवाल का ध्रुवंश पर कोई असर नहीं होता। वह सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। दर्श भी ध्रुवंश को ऐसा देख श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा भी दर्श को देखती है। ध्रुवंश अंदर जाकर वॉशरूम में जाता है और शॉवर के नीचे आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। अव्यान, सहस्त्रा और रोनी भी सक्सेना हाउस पहुंचते हैं। सहस्त्रा कार से निकलकर घर को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। सहस्त्रा को अब अव्यान, परिवार और इस घर से आदत सी हो गई थी जिससे वह यहाँ आने से बहुत खुश थी। अव्यान कार से निकलकर सीधे अंदर जाता है। सहस्त्रा उसे जाता देख निराशा से अपने कदम बढ़ाती है क्योंकि उसे लगा था अव्यान जैसे वहां उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा था वह अब भी करेगा, लेकिन अव्यान तो अब सहस्त्रा से वैसी ही हरकत करने लगा था। सहस्त्रा अव्यान के पीछे पीछे जाती है तो देखती है अव्यान अपने कमरे की बजाय गेस्ट रूम में चला गया, जहां वह तब से रहता आया है जब से सहस्त्रा आई है। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। सहस्त्रा ये देखकर और ज्यादा मायूस हो जाती है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आव्या हॉस्पिटल पहुंचते ही अपने केबिन में जाती है तो आशा को वहां पाती है। आशा चेयर पर बैठी थी। आव्या के आते ही वह उठकर खड़ी होती है। आव्या आगे बढ़कर अपने चेयर पर बैठकर कहती है, क्या हुआ तुम सुबह सुबह यहाँ। आशा कुछ पल के लिए अपना सिर झुकाती है और फिर आव्या को देखती हुई कहती है, हाँ, मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया तो सोचा एक बार आपसे मिलती चलूं और सॉरी भी बोल दूं। आव्या को एंगेजमेंट की रात जो हुआ था उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए वह असमंजस में आशा को देखते हुए कहती है, निकाल दिया किसने और क्यों और सॉरी किस लिए। आशा शर्मिंदगी के साथ जवाब देती है, एंगेजमेंट के वक्त जो आपके साथ हरकत हुई उसकी जिम्मेदार मेरा भाई है, तो इसलिए आपके भाई ने मुझे यहाँ से निकाल दिया और शायद अब मुझे कभी कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और मेरी एंगेजमेंट भी टूट गई। सब कुछ मेरे भाई की हरकतों की वजह से हुआ है। बोलते ही आशा रोने लगती है। आव्या अब तक उस रात के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसे सारी चीजें धुंधली याद थी। फिर जैसे ही आशा का रोना शुरू होता है आव्या का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। आव्या उसकी ओर पानी बढ़ाए हुए कहती है, तुम रो क्यों रही हो, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ भाई से। और वह ऐसे भी इन सब में तुम्हारी क्या गलती है, जिसको सजा मिलनी थी उसे मिल चुकी है। आशा पानी लेकर थैंक यू कहती है और पीने लगती है। आव्या फोन उठाकर दूसरी तरफ जाकर अव्यान को कॉल करने लगती है पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता। आव्या रोनी को भी कॉल करती है पर वह भी कॉल रिसीव नहीं करता। आव्या कुछ सोचते हुए सहस्त्रा को कॉल करने लगती है। कुछ रिंग के बाद ही सहस्त्रा कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव होते ही आव्या कहती है, थैंक गॉड भाभी आपने कॉल रिसीव किया, आप तमिलनाडु से आ गई ना। सहस्त्रा हाँ में जवाब देती है। आव्या जल्दी से कहती है, भाभी अगर भाई घर में हैं तो प्लीज उन्हें फोन दीजिए ना, हमें उनसे बात करनी है, पर वो मेरा कॉल रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सहस्त्रा ये सुनती है तो नर्वस हो जाती है। अव्यान के पास जाकर उसे फोन देना उसके लिए बहुत मुश्किल भरा काम था, पर वह आव्या को ऐसे निराश नहीं कर सकती थी, इसलिए ठीक है बोल वह कमरे से निकल जाती है। आव्या अब तक कॉल पर ही थी। सहस्त्रा जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रही थी उसकी नर्वसनेस बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी वह कदम बढ़ाते हुए आखिरकार कमरे में पहुंच जाती है। कमरे के अंदर इस वक्त अव्यान सर टलेस बेड पर बैठा था और लैपटॉप में कुछ देख रहा था। सहस्त्रा अव्यान को सरटलेस देखकर तुरंत नजरें नीचे कर लेती है और दूर से ही कहती है, आव्या को आपसे बात करनी है। वैसे तो आव्या सहस्त्रा से उम्र में बड़ी थी, लेकिन आव्या ने सहस्त्रा को अपने नाम से बुलाने के लिए कहा था। अव्यान सहस्त्रा को देखता है जिसकी नजरें झुकी हुई थी। ये देखकर अव्यान फिर से लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। अव्यान का ऐसा चुप रहना सहस्त्रा को समझ नहीं आता कि अव्यान का जवाब हाँ है या नहीं। वह एक नज़र अव्यान को देखती है, फिर एक नज़र फोन हो। सहस्त्रा कुछ सोचकर नीचे नजरें की अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सहस्त्रा अव्यान की ओर फोन बढ़ा देती है। अव्यान बिना देखे फोन को पकड़कर कान में लगा देता है। आव्या जो अब तक शांत थी वह अव्यान से आशा के जॉब के लिए बात करती है। वही सहस्त्रा अव्यान के पास खड़ी थी, जिससे न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार अव्यान के सरटलेस बदन पर जा रही थी। उसकी परफेक्ट 8 पैक वाली बॉडी सहस्त्रा को लुभा रही थी। अव्यान इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। सहस्त्रा नजरें दूसरी तरफ करती पर फिर भी उसकी नज़र अव्यान की बॉडी पर भी जा रही थी। अव्यान आव्या को आखिरी बार बोलता है, आई डोंट केयर कौन कैसा है,
बोलते ही वो कॉल कट करता है और बिना देखे सहस्त्रा की और फोन बढ़ाता है। सहस्त्रा अव्यान की बॉडी में पूरी खोई हुई फोन को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह बस फोन को टच करती है कि तभी अव्यान फोन छोड़ देता है। उसके फोन छोड़ते ही और सहस्त्रा के न पकड़ने से फोन नीचे गिर जाता है, जिसके आवाज से अव्यान तुरंत सहस्त्रा को देखता है। वहीं सहस्त्रा का ध्यान भी उसकी बॉडी से अव्यान की ओर चला जाता है, जो उसे ही देख रहा था। अव्यान सहस्त्रा को देखकर खुद को देखता है। सहस्त्रा जब ये देखती है तो हड़बड़ाते हुए कहती है, हमने कुछ नहीं देखा। अव्यान सहस्त्रा को अजीब तरह से घूरने लगता है। सहस्त्रा जल्दी से फोन उठाकर उठने वाली होती है, पर जल्दी लदी में उसका पैर फंस जाता है और वह सीधे अव्यान के ऊपर गिर जाती है। सहस्त्रा के अचानक गिरने से अव्यान भी खुद संभल नहीं पाता और सीधे बेड पर लेट जाता है। सहस्त्रा भी उसके ऊपर आ जाती है। सहस्त्रा के होंठ अव्यान के सीने पर टच हो जाते हैं, या यूं कहे सहस्त्रा अव्यान को सीने पर किस करती है। भले यह एक्सीडेंट हो, ऐसा होते ही सहस्त्रा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अब दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि अव्यान बेड पर लेटा था और सहस्त्रा के कमर को पकड़ा हुआ था। वहीं सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के नेक सीने पर थी। दोनों की नजरें आपस में मिली हुई थी। अव्यान का चेहरा जहां शांत था तो वहीं सहस्त्रा के चेहरे पर बेचैनी थी, अव्यान के करीब होने की बेचैनी। सहस्त्रा का दिल भी बेचैनी से बहुत तेजी से धड़क रहा था। किस याद आते ही सहस्त्रा का चेहरा अब लाल होने लगता है, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। भले उसने अपने पति को किस की थी, पर उसके लिए ये बहुत ज्यादा नए था। सहस्त्रा के सामने किस सीन टीवी सीरियल की तरह बार बार रिपीट होने लगती है। ये सब से सहस्त्रा का चेहरा वक्त के साथ लाल होता जा रहा था। वह तो बस इस वक्त कहीं छुप जाना चाहती थी। वक्त बीतते चले गए, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों से न हटी। दोनों का इरादा कब तक एक दूसरे को यूं ही देखने का था, ये तो उन्हें ही पता था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक देखते जा रहे थे, जैसे आंखों में दोनों कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। होश तो तब आया जब अव्यान के फोन के रिंग ने उन्हें डिस्टर्ब किया। रिंग होते ही सहस्त्रा फोन की ओर देखती है, फिर अव्यान को देखकर तुरंत उठने की कोशिश करती है, पर अचानक वह एकदम से फ्रीज हो जाती है। जब उसे अव्यान के हाथ अपनी खुली कमर पर महसूस होते हैं, सहस्त्रा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, आपका हाथ, प्लीज हमें छोड़िए। अव्यान सहस्त्रा के इस तरह छुड़ाने की कोशिश से अपनी पकड़ सहस्त्रा की कमर पर ढीली करता है और फिर छोड़ देता है। जैसे ही अव्यान छोड़ता है, सहस्त्रा उठकर बिना एक पल गंवाए तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। अव्यान एक नज़र दरवाजे की ओर देखता है, फिर अपने फोन को। वही सहस्त्रा कमरे में पहुंचते ही तुरंत दरवाजा बंद करती है और दरवाजे से सटकर अपने दिल पर हाथ रखे लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके धड़कन के साथ साथ उसकी सांसें भी बहुत तेज थी। वह काफी देर तक यूं ही सांसें लेती रहती है। फिर शांत होने पर सारी चीजें याद आते ही उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट छा जाती है, जो बहुत ज्यादा सुखद भरा था। हॉस्पिटल। अव्यान की सख्ती मना करने से आव्या भी आशा को जॉब में वापस नहीं बुला सकती थी। आशा आव्या से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आव्या अपने सिर पर उंगली दबाते हुए उस रात के बारे में सोचने लगती है। उसे याद था कि किसी ने उसके जूस पर नशे की दवाई मिलाई थी। उसे वॉशरूम से 2 लोग उठाकर गए। एक लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसका चेहरा आव्या को साफ दिख रहा था। विवाह ने आकर उसे बचाया और भागने के लिए उसे कहा। आव्या किसी के बाहों में गिरी, यह उसे याद था, पर उसे उसका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था। उसने आव्या से जबरदस्ती करने वाले इंसान को मारा, ये भी आव्या को याद था। उसके बाद जो आव्या ने नशा में हरकत की, वो सारी चीजें आव्या को बहुत धुंधली याद थी। अब बस उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो कौन था जिसने आव्या के लिए उस इंसान की जान ले ली? आखिर वो कौन था जिसने आव्या की हरकतों को झेला? आव्या बस सवाल में डूबी रही, पर उसे कोई जवाब न मिला। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। ध्रुवंश का कमरे से बाहर निकलना बंद हो गया था। उसने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। सभी को ये भनक थी, पर किसी को इसका रीजन नहीं पता था सिवाय अव्यान और रोनी के। अव्यान और रोनी ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों जानते थे ध्रुवंश को ये सब चीजों से निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पर सहस्त्रा तो ध्रुवंश को नोटिस करती थी, क्योंकि वही एक था जो हमेशा सहस्त्रा के साथ बहुत अच्छा पेश आता था। उसके वजह से ही सहस्त्रा इस घर में कंफर्टेबल हुई थी, वरना एक अनजान घर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। रात का वक्त था। ध्रुवंश बालकनी में खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ध्रुवंश पीछे मुड़कर देखता है तो ये सहस्त्रा थी, जो बहुत बेचैनी से ध्रुवंश को देख रही थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को मुड़कर देख तो लिया था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सहस्त्रा ध्रुवंश की आंखों में दर्दों को देखकर कहती है, आप इतने दिन से कमरे में क्यों बंद हैं?
आपके लिए सब परेशान है, अगर कोई बात है तो शेयर कीजिए, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे चुपचाप रहकर बस दर्द बढ़ता है, और वैसे भी आपका ऐसा चुपचाप रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ध्रुवंश सीरियस सा फिर से आसमान की ओर देखते हुए कहता है, कुछ बात ऐसी होती है जो चुप रहने से ही कम तकलीफ देती है। ध्रुवंश ये कहकर सहस्त्रा को पीट करके खड़ा हो जाता है और फिर से आसमान को देखने लगता है। तभी उसे आव्या की आवाज़ आती है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारे चुप पर रहने से बहुत तकलीफ होती है। ध्रुवंश मुड़कर आव्या को देखता है, जो कुछ दूर पर खड़ी उसे नम आंखों से देख रही थी। आव्या ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, 18 सालों तक दूर रहे और अब भी तुम मुझसे दूर हो रहे हो। तुम्हें पता है कि ट्यूलिप अपने अंश से बात किए बगैर नहीं रह सकती, फिर भी मुझे इग्नोर किया। बोलते ही आव्या के आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। वो एकदम से कहती है, आई रियली मिस यू अंश। उसके ये बोलते ही ध्रुवंश तुरंत उसकी ओर जाकर उसे गले लगा लेता है। गले लगाते ही आव्या के सिसकने की आवाज़ आने लगती है। ध्रुवंश आव्या को टाइटली गले लगाकर कहता है, आई एम सॉरी ट्यूलिप। भाई बहन का इतना गहरा प्यार देखकर सहस्त्रा की भी आंखें नम सी हो जाती हैं। वह अपने हाथ बढ़ाए आंखों के कोनों में जमा आंसू को पोंछ लेती है। ध्रुवंश आव्या को गले लगाए ही हुआ था कि उसे सहस्त्रा का ख्याल आता है। वह सहस्त्रा की ओर देखकर कहता है, भाभी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, इधर आइए। सहस्त्रा आगे बढ़ती है। ध्रुवंश आव्या और सहस्त्रा दोनों को लेकर कमरे के अंदर जाता है। आधी रात में रुद्रांश को नींद न आने की वजह से अपने कमरे से निकलकर टहलते ही रहा था, तभी उसे एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वह उधर देखता है तब वो पाता है ये वही दरवाज़ा था जिस पर रुद्र ने सिक्योरिटी लगा रखी थी। दरवाज़ा खुलते ही रुद्र बाहर निकलता है। उसका हाथ पूरा खून से सना हुआ था। ये देखकर रुद्रांश तुरंत छुप जाता है। रुद्र के दोनों हाथों से खून टपकते हुए बूंद बूंद फर्श पर गिर रहा था। रुद्रांश रुद्र का पीछा करते हुए जाने लगता है। रुद्र चलता ही जा रहा था। वह अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी उसे एक ग्लास वॉश के टूटने की आवाज़ आती है। रुद्रांश का रुद्र को पीछा करते उस ग्लास वॉश पर ध्यान नहीं रहा, जिसके वजह से उसके हाथ लगकर गिर जाता है। रुद्र पीछे पलटकर है और सिर टेढ़ा किए रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश रुद्र को ऐसा देखता पाकर थोड़ा पीछे हटकर कहता है, मैं बस पानी पीने जा रहा था तो अचानक हाथ से लग गया। बोलते हुए उसकी नज़र फिर से रुद्र के खून से सने हाथ पर जाती है। रुद्र ग्लास वॉश को देखता है, फिर रुद्रांश की ओर बढ़ने लगता है। रुद्रांश पीछे हटते हुए रेमलिक से सट जाता है। सटते ही वह पीछे मुड़कर देखता है, जिसके बहुत नीचे हॉल था। वह आगे मुड़कर देखता है तो अपने चेहरे के बहुत करीब रुद्र को पाता है, जिससे वह डर जाता है। रुद्र रुद्रांश को डरा हुआ देखकर पूछता है, व्हाट हैपेंड डैड, आप डर क्यों रहे हैं? रुद्रांश खुद को संभालते हुए कहता है, डर? मैं कहाँ डर रहा हूँ। रुद्रांश जैसे ही ये बोलता है, रुद्र रुद्रांश के चेहरे पर अपने खून से सने उंगली को फेरते हुए सर्द आवाज में कहता है, इट्स मीन्स आपको मुझसे डर नहीं लगता। रुद्रांश के चेहरे पर खून लगते जा रहा था। वह घबराते हुए रुद्र को देखकर कहता है, टाइगर यू स्कैरिंग मी। रुद्र रुद्रांश को देखता है, जिसका डर से पसीने आने लगे थे। ये देखकर रुद्र थोड़ा पीछे हटकर कहता है, 39 रुद्र एंड अव्यास कॉफी डेट। रुद्रांश रुद्र को हैरानी से देखता है। रुद्र रुद्रांश को देखते हुए कहता है, आई एम टाइगर डैड। और टाइगर एक जानवर है, इट मीन्स मैं जानवर हूं, न कोई इंसान। बोलते ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में पहुंचते ही रुद्र पहले शॉवर लेता है, फिर एक कप पैंट पहनकर बेड पर लेट जाता है। वह इस वक्त सरप्लेस था और उसका टाइगर उसके बेड पर सो रहा था। रुद्र जैसे आंखें बंद करता है, उसके सामने आव्या का चेहरा दिखने लगता है। रुद्र कुछ पल आंखें बंद रखता है, फिर अचानक आंखें खोल फोन को उठाकर गूगल में सर्च करता है, हाउ टू आस्क अ गर्ल टू स्पेंड टाइम विद एच। ये सर्च करते ही उसके सामने बहुत कुछ दिखता है, जैसे लड़की को अपने प्यार में कैसे पागल किया जाए, जो रुद्र पार कर देता है। फिर लड़की को प्रपोज करने के लिए दिया हुआ था। बहुत सारी चीजें थी जो रुद्र बहुत ध्यान से देख रहा था। काफी देर बाद वह एक वीडियो प्ले करता है, जिस पर एक लड़का लड़की को IFE के लिए प्रपोज कर रहा था। काफी देर तक वह वीडियो देखता है, फिर फोन बंद करके आंखें बंद कर लेता है। रुद्र ने आज तक किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे गूगल का सहारा लेना पड़ रहा था, ये जानने के लिए कि किसी लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए। रुद्र ने वीडियो तो देख लिया था, अब देखना यह था कि वह किस तरह से आव्या से कहेगा। सुबह हो चुकी थी। आज आव्या का हॉस्पिटल जाने का थोड़ा भी मूड नहीं था। आव्या अव्यान के कमरे में जाती है तो देखती है सहस्त्रा अपने गिले बालों को आईने के सामने खड़ी होकर पोंछ रही थी। आव्या बेड पर बैठकर कहती है, भाभी मैं सोच रही हूँ आज कहीं घूमने चले, आप मेरे साथ जाएंगी? सहस्त्रा आव्या को मायूसी से नमे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं हम नहीं जा सकते, हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
आव्या तुरंत उठकर सहस्त्रा के पास जाते हुए परेशान भरी लफ्जे में कहती है, पेट में दर्द है, ज्यादा है क्या, मुझे देखने दीजिए। एक सहस्त्रा आव्या के यूं परेशान होने से एकदम से जवाब देती है, नहीं नहीं, वो हमारा पीरियड स्टार्ट हो गया है तो वही है, हमें बहुत दर्द होता है। ये सुनकर आव्या की परेशानी कम हो जाती है और वह कहती है, इसकी भी मेरे पास दवाई है, आप खाकर आराम कर लेना। सहस्त्रा बस हमें सिर हिलात बड़ी ही है। आव्या सहस्त्रा को दवाई लेकर देती है और खुद सक्सेना हाउस से निकल जाती है, क्योंकि ध्रुवंश को भी अपने माफिया वर्ल्ड में काम था तो आव्या अकेले ही निकल जाती है। आव्या अकेले ही हर जगह घूमने लगती है, पर उसे क्या पता वो अकेले नहीं थी, उसके साथ हमेशा उसका सनकी आशिक पागलों की तरह उसके पीछे रहता था। भले वह आव्या के पास होने पर दिखाता नहीं था। रास्ते पर एक पानीपुरी के ढेले पर आव्या खड़ी थी। पानीपुरी देख उसके मुंह से पानी आ रहा था। वह जल्दी से पानीपुरी वाले को देखकर कहती है, भैया जल्दी से पानीपुरी लगा दीजिए। पानीपुरी वाला आव्या को एक बाउल देता है और उसे पानीपुरी देने लगता है। आव्या बड़ा सा मुंह खोले पानीपुरी खाने लगती है। वहीं जीप के बोनट पर बैठा रुद्र उसे पानीपुरी खाता देख धीरे से कहता है, हाउ डिस्गस्टिंग। आव्या खा ही रही थी, तभी उसकी नजर अचानक रुद्र पर पड़ती है। वह जैसे ही रुद्र को देखती है, रुद्र दूसरी तरफ देखने लगता है जैसे उसने आव्या को देखा ही ना हो। आव्या उसे देखते ही जोर से चिल्लाती है, हेलो खड़ूस। वहां आसपास लोग सब सुन लेते हैं और आव्या को देखने लगते हैं, पर रुद्र ऐसा दिखाता है जैसे उसने सुना ही ना हो। आव्या बाउल रखती है और जल्दी से पानीपुरी वाले को पैसा देकर रुद्र की ओर बढ़ने लगती है। आव्या रुद्र के पास पहुंचते ही कहती है, बहरे हो क्या, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, वाई। रुद्र का सवाल भरी बात सुन आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं। वह रुद्र को घूरते हुए कहती है, इतना रूड, ऐसे रूड बनते रहे न तो सिंगल ही बुढ़े हो जाओगे। एंड बाय द वे, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें बुलाने का। वो तो उस दिन तुमने मेरी हेल्प की थी तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं, पर तुम तो। बोलते ही आव्या जाने लगती हैं। आव्या एक कदम आगे बढ़ाती तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या मुड़कर रुद्र के पकड़े गए हाथ को देखती है, फिर रुद्र को बड़े उद्र तुरंत आव्या का हाथ छोड़कर अपने सिर पर उंगली रब करते हुए कहता है, हेल्प के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। आव्या भौहें चढ़ाए अपने हाथ बांधे कहती है, क्या चाहिए। रुद्र बहुत ही सीरियस होकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चल सकती हो। रुद्र का चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह एक लड़की को कॉफी के लिए इनवाइट कर रहा है। आव्या रुद्र को घूरते हुए देखने लगती है। वहीं रुद्र को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब जब कोई लड़का किसी लड़की को किसी चीज के लिए पूछता है तो चेहरे पर एक नर्वसनेस होती है, लेकिन रुद्र के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था। आव्या बहुत देर तक उस घूरती है, फिर कहती है, एक लड़की को कॉफी के लिए प्रपोज कर रहे हो तो अपने एक्सप्रेशन तो सही करो, इतना सीरियस होकर कौन कॉफी के लिए पूछता है। बोलते हुए आव्या थोड़ा चिढ़ जाती है। रुद्र सपाट से जवाब देता है, मुझे नहीं आता, जैसे आता है मैंने बोल दिया। आव्या कुछ देर तक रुद्र को घूरती है, फिर अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह जवाब में कहती है, चलो चलो। बोलते ही आव्या रुद्र के जिप में चढ़कर बैठ जाती है। रुद्र भी आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आज वह धीर के साथ नहीं था। बैठते ही वह जिप स्टार्ट करता है। कुछ देर बाद दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे। आव्या कॉफी पीते हुए मुस्कुराकर शॉप को देख रही थी, जिसमें पेड़ पौधे ज्यादा दिख रहे थे, मतलब कुदरत का नजारा ज्यादा दिख रहा था। वहीं रुद्र एकटक बस आव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। एक लड़का जो कॉफी सर्व करने का काम करता है वो कॉफी देने के जा रहा था, पर तभी कुछ लड़के जो आव्या के साइड पर बैठे हुए थे उनमें से एक अपना पैर अड़ा देता है, जिससे वो कॉफी सर्व करने वाला लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता और कॉफी उससे छूटकर आगे आव्या की ओर गिरने वाला होता है। पर रुद्र तुरंत आव्या का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आव्या सीधे रुद्र के ऊपर गिरती है और उसका पकड़ा हुआ पूरा गर्म कॉफी रुद्र के ऊपर गिरता है। आव्या के ऊपर गिरने वाला कॉफी चेयर पर गिरकर आव्या के पैर पर थोड़ा छिंटक जाता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। आव्या ने इस वक्त एक 1 पीस सब पहना था जो घुटनों के थोड़ा नीचे था और ऊपर से एक जैकेट पहनी थी। आव्या की आह सुन रुद्र का फेस एकदम से डार्क हो जाता है। उसे अपने ऊपर गिरे कॉफी से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आव्या के पैर पर हल्की एक छींटे से रुद्र खून जैसे लाल आंखों से उस लड़के को देखता है। कॉफी देने वाला लड़का घबराते हुए माफी मांगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, पता नहीं मेरा पैर किसी चीज से। बोलते ही वह बहुत ज्यादा डर रहा था। वहीं वो लड़कों का ग्रुप जिसमें से एक ने पैर अड़ाया था वह हंसने लगते हैं। रुद्र उन सबको सिर टेढ़ा किए देखता है और अपने बैग से गन निकालने लगता है। तभी उसे आव्या की आवाज आती है, तुम्हारा कंधा
आव्या की आवाज सुनते ही रुद्र गन छोड़कर पॉकेट से गॉगल्स निकालकर अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा लेता है, क्योंकि अब तक उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अगर इस वक्त कोई भी उसकी आंखें देखे तो डर से जान चली जाए। रुद्र आव्या को यह नहीं दिखाना चाहता था। आव्या खुद को संभालते हुए उठती है और रुद्र के कंधे को देखती है, जिस पर गर्म कॉफी गिरने की वजह से उसमें से धुआं निकल रहा था, पर इससे रुद्र को थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा था। आव्या रुद्र के कंधे को देखती है, फिर उन लड़कों की तरफ जाती है जो हंस रहे थे। आव्या उन सबके पास जाते ही पैर फैलाए लड़के का आयलर पकड़ लेती है। आव्या ने ये नहीं देखा था कि किसने पैर अड़ाया था और किसने नहीं। जो लड़का उसे पैर फैलाए बैठा दिखा उसका ही आव्या ने कॉलर पकड़ लिया। आव्या उसके कॉलर को पकड़ गुस्से में देखती है। वह लड़का आव्या को ऊपर से नीचे बहुत ही गंदी नजरों से देखता, जो देखकर रुद्र से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र की नसें ऐसे उभरने लगी थी जैसे अभी उखड़कर बाहर आ जाएं। वह लड़का खड़ा होकर आव्या के कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है और बहुत ही बेशर्मी से कहता है, हे बेब, अगर मुझे पता होता इतनी सेक्सी गर्ल बैठी है तो मैं बीच में पैर नहीं हिलाता। बोलते ही उसकी नज़र आव्या के सीन ए को झांकते हुए देखने लगता है। आव्या उसे धक्का देती है तो उसके साथ उसका ग्रुप हंसने लगता है। आव्या गुस्से से मुट्ठी भर लेती है, तभी उसकी नज़र एक वेटर पर जाती है जो गर्म चाय लेकर जा रहा था। आव्या तुरंत वेटर से चाय लेती है और सीधे उस लड़के के ऊपर डाल देती है। वह लड़का चिल्ला उठता है। उसमें से उसका दोस्त आव्या को मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को देखती है। रुद्र उसके हाथ को मरोड़कर पीछे करता है। उस लड़के की चीख निकल जाती है, जिससे बाकी सब भाग जाते हैं। आव्या उसे जोर का एक थप्पड़ लगाती उससे पहले रुद्र आव्या का हाथ पकड़ लेता है। आव्या रुद्र को नासमझी से देखती है। रुद्र उस लड़के को जोर से धक्का देता है और फिर आव्या को गोद में उठा लेता है। आव्या रुद्र के हरकत से हैरान रह जाती है। कॉफी शॉप से निकलते हुए आव्या छटपटाते हुए कहती है, क्यों रोका मुझे उसे मारना था। और तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया? मैं बच्ची नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। रुद्र आव्या को जिप पर बैठाता है, फिर खुद भी बैठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आव्या के पैरों को देखने लगता है। आव्या के पैर में कहीं चोट नहीं लगी थी, पर एक जगह हल्की लाल थी जहां आव्या को कॉफी की हल्का छींटे पड़े थे। आव्या का पैर इतना ज्यादा गोरा था कि हल्की गर्म लगते ही लाल हो गया। रुद्र आव्या के उस जगह में दवाई लगाने लगता है। आव्या ये देख रुद्र को देखने लगती है, जो बहुत ध्यान से उसके पैर पर दवाई लगाकर फूंक रहा था। हालांकि आव्या को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, फिर भी रुद्र का इतना केयर करना आव्या का उसे देखने पर मजबूर कर रहा था। आव्या बस रुद्र को देखती रहती है। रुद्र आव्या को दवाई लगाने के बाद सिर उठाकर देखता है। आव्या उसे देखकर तुरंत थोड़ा पास जाती है और रुद्र के शर्ट के बटन खोलने लगती है। रुद्र आव्या को एकटक देखने लगता है। आव्या रुद्र के कंधे पर देखती जो लाल हो चुका था। आव्या भी अब रुद्र को दवाई लगाने लगती है। कुछ देर बाद आव्या रुद्र को देखकर कहती है, क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे खींचने की? बहुत जल रहा होगा ना? बोलते ही आव्या थोड़ी दर्द भरी आंखों से उसके कंधे को देखती है। रुद्र अपने शर्ट के बटन लगाते हुए दूसरी ओर देखने लगता है। आव्या बस रुद्र को देखती रहती है। रुद्र अब आव्या को देखकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? पूछते हुए रुद्र के चेहरे पर भले एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी फिक्र आव्या के लिए साफ दिख रही थी। आव्या धीरे से सिर हिलाती है। रुद्र सिर घुमाकर कॉफी शॉप को देखता है और अपने फोन पर धीर को एक मैसेज करता है जो आव्या नहीं देख पाती। रुद्र मैसेज करते ही फोन को आगे रखता है, फिर आव्या को देखते हुए कहता है, तुम चल सकती हो ना? आव्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, बस हल्की छींटे पड़ी थी, पैर जला नहीं है जो मैं चल नहीं सकती। तुम इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रुद्र का बार बार एक ही सवाल का रना आव्या को काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा था, इसलिए वह जवाब दे देती है। वहीं आव्या का ऐसा जवाब देने से रुद्र कुछ पल आव्या के चेहरे को देखता है, फिर जिप स्टार्ट करता है। आव्या दूसरी तरफ देखने लगती है। वह अब भी कॉफी शॉप में हुई इंसिडेंट को याद कर रही थी। रुद्र ने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ द छोटी या ये सोचकर आव्या रुद्र को बहुत ही शरीफ, डिसेंट और झगड़ा न करने वाला समझ रही थी। आव्या ये सब सोचते हुए कहती है, तुम सच में इतना डिसेंट हो कि खुद तो किसी को मारा नहीं और मुझे भी मारने नहीं दिया। तुम्हें पता है अगर उसे मेरे हाथ का थप्पड़ पड़ता तो एकदम चटाक से आवाज आती। बोलते हुए आव्या के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट दिखने लगती है, पर पल भर में वह गायब हो जाती है। वह मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मैं उस थप्पड़ का आवाज नहीं सुन पाई। वह जैसे ही ये बोलती है अचानक रुद्र जिप रोकता है। आव्या थोड़ा आगे झुक जाती है, फिर सीधी होकर रुद्र को घूरते हुए कहती है, ये क्या है? रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हें थप्पड़ की आवाज सुननी थी। आव्या कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए कहता है, स्लैप मी। रुद्र की बात सुन आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह एकदम जोर से चिल्लाती है,
वह एट रुद्र आव्या के हैरान भरे चेहरे को देखकर कहता है, गर्ल चाहे उसका हो या मेरा, थप्पड़ की आवाज सेम सुनाई देंगी, सो स्लैप मी। आव्या की हैरान चेहरा और ज्यादा हैरान हो जाता है। रुद्र आव्या की विश पूरी करने के लिए खुद को थप्पड़ मारने को कह रहा था, ये संकीपन से ज्यादा था। कोई भी आशिक कुछ भी कर ले, लेकिन अपने आप को थप्पड़ मारने को कभी नहीं कहेगा। आव्या बहुत ज्यादा हैरान थी। फिर अचानक उसे होश आता है तो वह कहती है, पागल पागल हो गए हो क्या? मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बोलते ही आव्या रुद्र से नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखती है। रुद्र फिर से कहता है, आवाज नहीं सुननी तुम्हें? आव्या जल्दी से नमे सिर हिलाकर कहती है, नहीं मुझे कोई आवाज नहीं सुननी, तुम गाड़ी चलाओ, मुझे घर जाना है। रुद्र आव्या को एक नज़र देख जिप स्टार्ट करता है। वहीं आव्या कभी कभी रुद्र को देखती फिर दूसरी तरफ देखती। ऐसे ही सफर तय होते हुए दोनों मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो था सक्सेना हाउस। आव्या घर को देखकर कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? बोलकर आव्या रुद्र को शक भरी नजरों से देखने लगती है, पर रुद्र कोई जवाब नहीं देता। आव्या को भी उसके चुप होने से समझ आ जाता है कि अब ये न ही बोलने वाला। आव्या जिप से उतरती है फिर आगे बढ़ने लगती है, पर अचानक ही वह रुक मुड़कर रुद्र को देखती है जो उसे ही देख रहा था। आव्या रुद्र के पास जाकर कहती है, पहली मदद के लिए तो तुमने मुझे कॉफी के लिए पूछा, अब आज जो तुमने मेरी दूसरी मदद की उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। रुद्र को समझ नहीं आता कि आखिर वह आव्या से क्या मांगे। वह कुछ बोलता तभी आव्या कहती है, चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारी तरफ से बोल देती हूँ, आज कॉफी थी, कल लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, ओके? बोलते ही आव्या मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले जाती है। रुद्र आव्या को बस देखता रहता है। कुछ देर तक वह वहीं रहता है, तभी उसकी नज़र ध्रुवंश पर पड़ती है। कुछ पल ध्रुवंश को देख रुद्र जिप स्टार्ट करता है और आगे बढ़ने को होता है, तभी आगे से अव्यान की कार रुकती है। अव्यान रुद्र को देखने लगता है तो वहीं रुद्र भी अव्यान को देखे जा रहा था। रुद्र और अव्यान दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी। रुद्र कुछ पल तक अव्यान को देखने के बाद अपना जिप पीछे करने लगता है। आज से पहले रुद्र ने कभी अपनी किसी गाड़ी को पीछे नहीं किया था। वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वहीं अव्यान तो कभी पीछे हटता ही नहीं था, चाहे उसके सामने कोई भी हो। रुद्र का जिप को पीछे करना यही दर्शा रहा था कि रुद्र ने अव्यान से हार मान ली है, लेकिन क्यों? ये सवाल ही रह गया। रुद्र आव्या को दीवानों की तरह चाहता था, लेकिन वह उसके लिए कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वह आव्या को पा सके। वह भले आव्या के सामने झुक जाए, लेकिन आव्या के लिए किसी और के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। रुद्र के जिप पीछे करने से अव्यान की कार आगे बढ़ती है, फिर सक्सेना हाउस के अंदर चली जाती है। रुद्र भी अब आगे बढ़कर वहां से चला जाता है। अव्यान कार से निकलकर गेट से बाहर देखता है, फिर रोनी को देखता है। रोनी अव्यान के नजरों को समझकर कहता है, अपडेट मिली है कि आव्या इसके साथ ही लगता है कि वो आव्या को पसंद करता है, क्योंकि आव्या जहां जाती है वो उसके पीछे हमेशा रहता है। अव्यान आगे बढ़ते हुए कहता है, सारी डिटेल्स निकालो इसकी। रोनी जल्दी से अव्यान के पीछे जाते हुए कहता है, कोशिश की थी हमने, पर कुछ हाथ नहीं लगा। बहुत पावरफुल से इसकी सारी डिटेल्स हाइड हैं। अव्यान कुछ पल रुकता है फिर कहता है, ओके रैबिट की सिक्योरिटी हाई कर दो, बट ये हाइड रहना चाहिए, न रैबिट को पता हो और न ही किसी और को। रोनी हाँ बोलता है। अव्यान अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। अव्यान अपने कमरे में पहुंचते ही देखता है तो सहस्त्रा दर्द में अपना पेट पकड़कर बैठी थी, लेकिन न वह जैसे ही अव्यान को देखती है तो तुरंत अपने हाथ को पेट से हटा लेती है और नॉर्मली बैठ जाती है। अव्यान एक नज़र उसे देख वॉशरूम चला जाता है। सहस्त्रा फिर से अपने पेट को पकड़कर कहती है, छी इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? वह इतना ही बोलत बड़ी यह है कि आव्या अंदर आकर सहस्त्रा की तरफ डार्क चॉकलेट बढ़ाते हुए कहती है, भाभी आपका पीरियड है न, लीजिए इसे खाइए, आपको अच्छा लगेगा। आव्या के लिए बोलते वक्त ही अव्यान बाहर निकलता है। सहस्त्रा जैसे ही अव्यान को देखती है तो थोड़ा ऑकवर्ड सी हो जाती है। आव्या भी सिर घुमाकर अव्यान को देखती है, फिर चॉकलेट को बेड पर रखकर अव्यान की ओर देखकर कहती है, भाई अब तो बात कर लो मुझसे, वैसे भी आप इतना कम बोलते हो, अगर आपने बात नहीं की न तो मैं सच कह रही हूँ मैं रो दूंगी। जैसे ही अव्यान ये सुनता उसे आव्या में काव्या की परछाई दिखती है। आदित्य जब काव्या से नाराज रहकर बात न ही करता था तो काव्या भी ऐसा ही बोला करती थी, देखिए अगर आपने मुझसे बात नहीं की न तो मैं सच कह रही हूँ मैं रो दूंगी। ये देखते ही अव्यान आव्या को गले लगा लेता है। आव्या भी खुश होकर टाइटली अव्यान को पकड़ लेती है। अव्यान कुछ देर बाद आव्या से अलग होकर उसके माथे को चूमकर कहता है, तू माँ ठीक हो रैबिट? आव्या मुस्कुराते हुए कहती है,
आई एम फाइन भाई, बट भाभी ठीक नहीं है, उन्हें बहुत गंदा वाला पेट दर्द हो रहा है और आप उससे कुछ पूछ भी नहीं रहे। बोलते ही अव्या मुंह बनाकर अव्यान को देखती है। अव्यान सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा हड़बड़ा सी जाती है। वह सिर झुकाए कहती है, नहीं हम ठीक हैं। सहस्त्रा के ठीक बोलने से अव्यान दूसरी तरफ देखने लगता है। आव्या दोनों को एक नज़र देखती है, फिर दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। अव्यान चेंजिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज करता है, फिर सहस्त्रा को बिना देखे कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा का दर्द भरा चेहरा उदासी भरे चेहरे में तब्दील हो जाता है। 40 लॉन्ग ड्राइव। एक कमरे में कुछ लड़कों को बांध कर रखा गया है। वह सब चिल्लाते हुए पूछे जा रहे हैं कि आखिर उन्हें किस लिए ऐसा बांध कर रखा गया है। वहां खड़े बॉडीगार्ड बिल्कुल रॉबर्ट की तरह खड़े होकर चुप है, जैसे उनको उन सब की बातें सुनाई ही न दे रही हो। तभी कमरे के अंदर चलते हुए किसी के आने की आवाज आती है। सभी लड़के उस ओर देखते हैं। कदमों की आवाज उनकी ओर ही बढ़ते जा रही थी। अंधेरों के बीच एक चेहरा उभर कर आता है, जो रुद्र का बहुत खतरनाक चेहरा था। वो सारे लड़के वही ग्रुप थे जो आज कॉफी शॉप में थे। रुद्र सभी को अपने एकदम डार्क एक्सप्रेशन से देखता है। उसकी नज़र एक लड़के पर टिक जाती है। रुद्र उसके लड़के को जैसे ही देखता है उसे उसकी हरकतें याद आती है। ये वही लड़का था जिसने अपने पैर को अड़ाकर कॉफी गिरवाया था। ये वही लड़का था जिसने आव्या की कमर को पकड़कर करीब खींच था। रुद्र अपना हाथ आगे करता है तो धीर एक बहुत ही धार चाकू देता है, जो रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है। रुद्र चाकू पकड़कर धीर को कुछ इशारा करता है। धीर जल्दी से आगे बढ़ता है और उस लड़के का हाथ खोलकर पकड़ लेता है। उस लड़के को 2 बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं और धीर उसके हाथ को पकड़कर एक मशीन में रखता है, जिससे वह हिला तक नहीं सकता था। वह लड़का चाकू की धार देख खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश बिल्कुल नाकामयाब थी। उस लड़के की हथेली उस मशीन से टेबल पर रखी हुई थी। रुद्र चेयर पर बैठता है और कुछ देर उसके हथेली को देखकर जोर से चाकू मारता है। कमरे में उस लड़के की दर्दनाक चीख निकल जाती है, जिससे बाकी लड़के डर से कांप उठते हैं। रुद्र उसके हाथ को देखता है, जो अब उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। रुद्र उसे उठाता है और अपने पास बैठे टाइगर को देता है। टाइगर उसे खाने लगता है। रुद्र का हाथ खून से भरा था। रुद्र की नज़र अब उस लड़के के पैर पर जाती है। वह सिर टेढ़ा किए उसके पैर को देखता है। वह लड़का ऐसे ही दर्द से तड़प रहा था और अब रुद्र की ऐसी नज़र देखकर उसकी चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रुद्र खून से लथपथ चाकू को अपने हाथ पर पहुंचता है और चाकू को रखकर वह धीर की ओर देखने लगता है। इस बार धीर रुद्र की ओर तलवार बढ़ाता है, जो धार से चमक रही थी। कुछ पल में फिर एक बार उस कमरे में दर्दनाक चीख गूंज उठती है। रुद्र के चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे। उसका पूरा सर खून के रंग से रंग चुका था। रुद्र तलवार के खून को फिर एक बार अपने हाथ पर पहुंचता है और छोटी हीरा अपने हाथ टाइगर की ओर बढ़ा देता है। टाइगर रुद्र के खून से सने हाथ को चाटने लगता है। वही रुद्र उस लड़के के पैर को देखता है, जो काटकर उसने ही अलग किया था। रुद्र अब सब लड़कों की ओर देखता है, जिनकी ये सब कुछ देख डर से हालत खराब हो चुकी थी। 1-2 तो डर से बेहोश ही हो गए। रुद्र धीर को कुछ इशारा करता है, फिर उठकर जाने लगता है। उसका टाइगर उसके पीछे पीछे जाता है। रुद्र अपने कमरे में जाता है। आज फिर से रुद्र को खून से सना हुआ देखकर रुद्रांश धीरे से कहता है, इसे रोज खून से नहाना पसंद है क्या? इतने खून तो मैं भी नहीं करता था जितना ये कर रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही क्रूर और ही आत्मलस बना दिया है मैंने। दूसरी तरफ रात में सोते हुए भी सहस्त्रा दर्द का सामना कर रही थी। वह अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से आवाज निकाल रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अव्यान अंदर आकर कुछ फाइल को कबर्ड में रखता है। उसे सहस्त्रा के मुंह से दर्द से निकलती आवाज सुनाई दे रही था। बड़ी अव्यान सहस्त्रा को देखता है, जो सो रही है, इसके बावजूद अपने पेट पर मालिश कर रही है। अव्यान सहस्त्रा की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और फिर पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। अव्यान अपने हाथ बढ़ाकर उसके पेट को बहुत धीरे धीरे दबाने लगता है। सहस्त्रा जो अपने हाथ चला रही थी वह रुक जाती है। कुछ पल में अव्यान सहस्त्रा के हाथ को पकड़कर बेड पर रखता है। अव्यान सहस्त्रा के पेट को फिर से धीरे धीरे दबाने लगता है। सहस्त्रा का पेट बहुत सॉफ्ट था। सहस्त्रा अब बहुत राहत से सो रही थी। अव्यान सहस्त्रा को बैठाकर गले लगाता है और उसके पल्लू को हटाकर पीठ से होते हुए कमर को बहुत धीरे धीरे दबाता है। सहस्त्रा नींद में कसमसाते हुए अव्यान के गर्दन पर चेहरा छिपाती है। नींद में होने की वजह से उसकी सांसें अव्यान को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। ऐसा होने से अव्यान की सांसें भी तेज हो जाती हैं। वह आंखें बंद करके खुद को संभालता है। काफी देर बीत जाते हैं। अव्यान अब धीरे से सहस्त्रा को बेड पर लेटाता है। अचानक उसकी नजरें सहस्त्रा के होंठ से थोड़ा नीचे एक छोटी सी तिल पर जाती हैं। इस वक्त सहस्त्रा बेड पर लेटी थी। वही अव्यान का एक हाथ सहस्त्रा के पीठ पर था। वह बिल्कुल उसके ऊपर उसके बहुत करीब था।
अव्यान तिल को देखकर धीरे था। बड़ी हीरे आगे बढ़ता है। वह अपने होठों से उस तिल को चुमने ही वाला था कि एकदम से उसे कुछ याद आता है। वह सहस्त्रा से दूर हो जाता है। अव्यान सहस्त्रा को अच्छी तरह से लेटाकर अपने हाथ को निकालता है और फिर कुछ पल सहस्त्रा को देखने के बाद वह कमरे से निकल जाता है। अगले दिन आव्या इस वक्त घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने जीन्स के साथ क्रॉप टॉप और ब्लैक जीन्स जैकेट पहनी है, बालों को खुला छोड़ा था और आंखों को छुपाते हुए गॉगल्स पहनी थी। सिर पर एक कैप थी। आव्या टाइम देखते हुए खुद से कहती है, कहाँ रह गया ये खड़ूस इंसान, कल जल्दी जल्दी माँ। मैंने उसका नंबर भी नहीं लिया। बोलते ही वही इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे ब्लैक कार आती हुई दिखती है। आव्या कार को अपनी तरफ आता हुआ देखती है। कार उसके पास पहुंचते ही रुक जाती है। आव्या कार को घूरते हुए देखती है। रुद्र ग्लास नीचे करके आव्या को देखता है। आव्या रुद्र को देखते ही शिकायत भरे लफ्ज़े में कहती है, इस बंद गाड़ी में मुझे कोई लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना। ये सुनकर रुद्र एक बटन प्रेस करता है। कार का डिजाइन अब चेंज होने लगता है। आव्या हैरानी से कार को देखने लगती है। अब कार एक ओपन डिजाइन वाली कार बन गई थी। आव्या ये देखकर खुश होकर जल्दी से दूसरी ओर जाकर बैठ जाती है। रुद्र उसके बैठते ही कार स्टार्ट करता है। आव्या उसे देखती है। इस वक्त रुद्र एक चॉकलेट बॉय लग रहा था। आव्या उसे देखकर कहती है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पर क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? रुद्र कुछ देर तक तो शांत रहता है, फिर जवाब देता है, आई डोंट नो गर्लफ्रेंड किसे बोलते हैं। आव्या ये सुन रुद्र को अजीब नजरों से ऊपर से नीचे देखती है। उसे लग रहा था कि रुद्र उसे झूठ बोल रहा है, लेकिन सच में रुद्र को गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं था। वह तो न कभी स्कूल गया था और न ही कॉलेज। उसने जितनी भी पढ़ाई की थी वह घर पर ही रहकर की थी। यहाँ तक आज तक उसने कोई एग्जाम भी नहीं दिया था। पढ़ाई की कोई भी सर्टिफिकेट उसके पास नहीं थी। उसका मानना था कि सीखना जरूरी है, न कि अपनी पढ़ाई की कोई सर्टिफिकेट। खैर रुद्र के ऐसे जवाब देने से आव्या उससे कहती है, गर्लफ्रेंड वह लड़की जिससे हम प्यार करते हैं। अब ये मत पूछना कि प्यार क्या होता है। रुद्र सपाट से कहता है, आई डोंट नो और मुझे जानना भी नहीं है। आव्या ये सुनकर कुछ पल रुद्र को देखती है, फिर आगे देखने लगती है। कुछ पल बाद आव्या ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए खड़ी हो जाती है और हवाओं के झोंकों का आनंद लेने लगती है। रुद्र आव्या की ओर देखता है। तभी उसकी नज़र आव्या के खुली कमर पर चली जाती है, जो क्रॉप टॉप और जैकेट के ऊपर होने की वजह से दिख रहा था। रुद्र की पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है और उसका चेहरा सर्द हो जाता है। रुद्र अचानक कार रोकता है, जिससे आव्या संभल नहीं पाती और रुद्र के ऊपर गिर जाती है। आव्या जल्दी से रुद्र के ऊपर से हटकर कहती है, ये क्या हरकत है? रुद्र अपने जैकेट को निकालता है और बिना देखे आव्या को देते हुए कहता है, इसे पहन लो। आव्या कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखती है, फिर एकदम से पूछती है, क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा? ऑलरेडी मैंने ड्रेस पहनी है। रुद्र आव्या की ओर देखता है, फिर उसके ड्रेस को घूरते हुए कहता है, इस ड्रेस से तुम्हारी कमर दिख रही है और मैं सिर्फ अपनी वाइफ का कमर देखूंगा। अगर तुम मेरी वाइफ होती तो तुम कुछ भी पहनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आव्या मुंह खोले रुद्र को देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, इसका मतलब अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो क्या तुम खुद को कंट्रोल करते? रुद्र सामने देखते हुए कहता है, नेवर। अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मैं कब का कार रोककर सब तरफ बंद करता और फिर रख। तभी आव्या बीच में ही अपने कान को बंद करके जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट। वही ये सब बोलते हुए रुद्र काफी ज्यादा सीरियस था, पर आव्या के अचानक ऐसे चिल्लाने से वह उसे देखता है। आव्या अपने कान से हाथ हटाकर एकदम से कहती है, जस्ट शट अप। बेशर्मी की भी हद होती है। मुझे पता है हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, बट मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसी बातें करोगे। अब न तुम बिल्कुल चुप रहोगे और न ही मैं कुछ बोलूंगी। बोलते ही आव्या रुद्र का जैकेट लेती है और अपना जैकेट उतारकर उसका जैकेट पहन लेती है। इस दौरान रुद्र दूसरी ओर देख रहा था। उसने गलती से भी आव्या को एक नज़र तक नहीं देखा। आव्या ठीक से बैठ जाती है और आगे देखते हुए कहती है, चलो अब। आव्या ये सब बिल्कुल ऑर्डर वाले लफ्जे में कह रही थी, लेकिन अब तो रुद्र को आव्या के ऑर्डर सुनने की आदत हो चुकी थी। रुद्र कार स्टार्ट करता है। अब दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। रुद्र तो हमेशा ही चुप रहता था। आव्या ही थी जो बार बार उसका मुंह खुलवाती थी। उधर सहस्त्रा बालकनी में झूले पर बैठी है और ठंडी हवाओं के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही है। तभी उसके सामने चॉकलेट की बड़ी सी पैकेट आती है। सहस्त्रा पैकेट को देख सिर उठाकर सामने देखती है तो वह ध्रुवंश को पाती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के साथ झूले पर बैठते हुए कहता है, कल मैंने रैबिट के मुंह से सुना था कि आपको पीरियड्स पेन हो रहे हैं, आप कहें तो मैं मालिश करूं। सहस्त्रा जल्दी से न में सिर हिलाए कहती है, जी बिल्कुल नहीं, अब मैं ठीक हूँ, इतना ज्यादा दर्द नहीं है।
बोलते ही सहस्त्रा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, भाभी मुझे आपसे कुछ पूछना है। सहस्त्रा ध्रुवंश को देखते हुए धीरे से सिर हिलाती है और धीरे से ही हाँ कहती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए कहता है, आप कभी अभियान को छोड़कर नहीं जाएंगी न? सहस्त्रा ये सुनकर तुरंत ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश काफी ज्यादा सीरियस था। सहस्त्रा को समझ नहीं आता कि आखिर ध्रुवंश ऐसा सवाल क्यों कर रहा है, और हमेशा तो वह अव्यान को ब्रो ही बोलता था, लेकिन उसने अव्यान का नाम लिया। सहस्त्रा इधर से उधर देखते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? सवाल का जवाब देने के बजाय सहस्त्रा के सवाल पर ध्रुवंश झूले पर पकड़ कसते हुए कहता है, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात है आई या फिर बीमारी? आई मीन आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना? सहस्त्रा सोचने वाले भाव में चली जाती है। वह धीरे से कहती है, बीमारी तो नहीं है, लेकिन हमें फोबिया है, हमें अंधेरे से डर लगता है, और अगर आप इस दर्द के बारे में सोच रहे हैं तो ये नॉर्मल दर्द है, बस 3 दिन तक रहता है। बोलते ही सहस्त्रा अपने हाथ पेट पर रखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के पेट को देखता है, फिर सामने की ओर देखते हुए कहता है, नहीं ये तो मुझे भी पता है, वो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपनी पूरी बॉडी चेकअप करा लीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम न हो। इससे हमें आपकी छोटी छोटी बीमारी का भी पता चल जाएगा। सहस्त्रा ध्रुवंश के ऐसे बोलने से न समझते हुए कहती है, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ बोलती। ध्रुवंश तुरंत सहस्त्रा का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज भाभी एक बार चेकअप करा लीजिए न। सहस्त्रा ध्रुवंश के हाथ को देखती है, फिर ध्रुवंश के चेहरे को, जिस पर अजीब से एक्सप्रेशन थी, कुछ डर के, कुछ दर्द के, तो कुछ दुख के। सहस्त्रा समझ तो नहीं पाती, पर ध्रुवंश के इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। ये देख ध्रुवंश को एक शांति सी मिलती है। वह जल्दी से कहता है, ठीक है कल। सहस्त्रा बीच में ही बोलती है, कल नहीं, उसके नेक्स्ट दिन चलते हैं। ध्रुवंश ठीक है बोलता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर आव्या कार की बोनट पर बैठी आइसक्रीम खा रही है। उसके दोनों हाथ में आइसक्रीम है और वह बहुत मजे से खा रही है। रुद्र फोन में कुछ देख रहा था, वह फोन बंद कर पॉकेट में रखता है, फिर आव्या को देखता है। आव्या बिल्कुल बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। खाते हुए उसके होठ के किनारे आइसक्रीम लगी थी। रुद्र ये देखकर आव्या के सामने खड़ा हो जाता है। आव्या सवालिया नजरों से उसे देखती है। रुद्र आव्या के बहुत करीब होकर उसके होठों को देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर आव्या पता नहीं क्यों आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या के बंद पलकों को देखता है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर अंगूठे से आव्या के होंठ पर लगी आइसक्रीम पोंछता है। आव्या के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। आव्या के हाथ से दोनों आइसक्रीम गिर जाती है। वह रुद्र के सीने पर हाथ रखे उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। रुद्र का चेहरा आव्या के चेहरे के बहुत करीब था। आव्या को अपने चेहरे पर रुद्र की सांसें महसूस हो रही थी। कुछ देर तक जब आव्या को कुछ भी महसूस नहीं होता तो वह आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। रुद्र की नजरें आव्या की नजरों से मिलसी जाती है। आव्या रुद्र के आंखों में गहराई से देख रही थी। रुद्र आव्या के हाथ को खुद के टी शर्ट से छुड़ाकर कुछ कदम दूर हो जाता है। रुद्र को दूर जाता देख आव्या जल्दी से नीचे उतरती है, फिर आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लेती है। रुद्र बस खड़ा का खड़ा रह जाता है। आव्या रुद्र को मजबूती से पकड़ी हुई थी, तभी उसे कुछ याद आता है। वह झट से रुद्र से दूर होती है और उसे देखने लगती है। रुद्र बिना भाव के आव्या को ही देख रहा था। आव्या अपने कदम पीछे करते हुए बहुत धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इससे इफेक्ट हो रही हूँ, नो ऐसा नहीं हो सकता। बोलते ही वह फिर से रुद्र को देखती है, जो अपने कदम बढ़ाते हुए आव्या की ओर ही आ रहा था। आव्या रुद्र को अपनी तरफ आता देख भागने लगती है। रुद्र सिर टेढ़ा किए आव्या को देखने लगता है।